नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जो कि हमारे गद्य खंड से लिया गया है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और ये जो चैप्टर है, ये उन्होंने अपनी सेविका भक्तन के बारे में लिखा है। तो जी, भक्तन के जीवन के, तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि आपको भक्तन को समझने के लिए आप इसी तरह से भक्तन को नहीं समझ सकते। भक्तन को समझने के लिए आपको उसके जीवन के हर एक पड़ाव को समझना होगा। तो लगभग चारों पड़ाव हम पढ़ चुके हैं। पाठ का अंतिम शेष भाग हमारा आज रह गया है, जिसे हम पढ़कर आज कंप्लीट करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और चैप्टर को लगभग 4 से 5 दिन हमारे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। काफी कुछ ज्यादा चीजें आप इसमें से सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आगे भी आज जो हम पढ़ेंगे उसको भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तरों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि लास्ट में प्रश्न उत्तर भी हमने नोट डाउन करने हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि दिन भर लेखिका भक्तन के जीवन के उन्होंने 4 पड़ाव यहाँ पर हमें बता दिए हैं कि किस किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के 4 पड़ावों को पूरा किया है और कितने दुख उन्हें अपने जीवन में झेलने पड़े। और लास्ट में वो अंतिम पड़ाव में वो भक्तन का कहती हैं कि अब उतनी ज्यादा चीजें यानी कि भक्तन की सबसे एक बात उन्होंने यहाँ पर मेन बताई थी कि भक्तन ने उनमें बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं, लेकिन वो खुद में कोई भी परिवर्तन आज तक नहीं ला पाई है शहर से जुड़ा हुआ। जब वो कहती हैं, जब मैं दिन भर के काम से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने के भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती है। मेरी हिरनी सोना, लेखिका पशु पक्षी प्रेमी है और उन्होंने कुछ पशु पक्षी पाल रखे हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने पर फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मच्छियां पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद देता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रही है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी पर आसन में बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखों को मिचियाती हुई भक्तन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वो उठकर आवश्यक पुस्तकों का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो स्याही उठा लेती है और यदि मैं कागज को एक और सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। यानी कि वो अब लेखिका के एक एक मूवमेंट से वो बिल्कुल वाकिफ हो चुकी थी कि उस समय उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस चीज की उन्हें जरूरत है। ये सारी चीजें वो समझ चुकी थी और वो सारी हेल्प करने के लिए, सारी मदद करने के लिए वो हर समय तत्पर रहती थी। लेखिका कहती हैं कि बहुत रात गए सोने पर भी मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, तो भक्तन मुझसे भी पहले भक्तन को जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आतुर रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती थी, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडियों में मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही
मैं भक्तन की छाया के समान पाती हूँ, यानी कि मैं भक्तन को एक छाया के समान, जहां भी मैं जाती हूँ, जहां के लिए भी मैं तैयार होती हूँ, मैं भक्तन को अपने साथ एक छाया के समान पाती हूँ। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि तब और जब देश की सीमा में आतंक बढ़ने लगा, जब एक बार ऐसा समय आया कि देश की सीमा में आतंक बढ़ने लगा और भक्तन के जो बेटी दामाद थे, उसका जो नाती था, वो उन्हें बुलाने पहुंचा, पर उसके बहुत समझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई। सबको देखकर आती थी, रुपया भेज देती थी, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं था। जब तक गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी। गत वर्ष यानी कि पिछले साल, गए हुए साल ने, यानी कि जो जब लेखिका लिख रही थी इस पाठ को, तब की बात लेखिका कर रही है। गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी। पलायन वृत्ति क्या होता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तब भक्तन ने पहली बार सेविका की विनीत मुद्रा के साथ मुझे गांव चलने का अनुरोध करने आई। यानी कि जब ये हुआ कि बॉर्डर पर बहुत आतंक बढ़ गया, तो लोगों को लगा कि विश्व युद्ध होने वाला है। लोगों को लगा कि विश्व युद्ध होने वाला है और उन्हें शहर छोड़कर गांव में जाना शुरू कर दिया। तो वह यहाँ पर लेखिका अपनी जब शहर में रहती थी, तो उन्होंने जब इस तरह का पलायन वृत्ति जब लोगों में जग गई, तब भक्तन ने पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा में, क्योंकि पहले तो वो हमेशा जो लेखिका थी उन पर इस तरह से उनसे इस तरह से बात करती थी जैसे ये उसी का घर हो, जैसे सब कुछ वही संभालती हो। लेकिन आज पहली बार उसने विनीत मुद्रा में के साथ गांव चलने का अनुरोध किया, यानी कि उन्हें अपने गांव ले जाने का अनुरोध किया। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। उसने कहा क्योंकि गांव में बेड नहीं होता बहुत अच्छा, तो वो लकड़ी का जो मचान होता है, यानी कि लकड़ी का जो ऊंचा मचान बनाया जाता है, वहां पर वो क्या करेगी, वो अपनी नई धोती को वहां पर बिछाएगी। कोई नई धोती वो निकालेगी, उसे बिछाएगी और दीवार में कीलें गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। ऐसा उसने लेखिका से कहा कि वो उनके रहने के लिए वहां पर स्थान देंगी। साथ ही धान के पुआलों का गोदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर सोने का प्रबंध करेगी। धान के जो क्या होते हैं, धान के जो पुआल होते हैं, यानी कि जब धान निकल जाता है उसके बाद उसके पुआल होते हैं, यानी कि जो उसकी जड़ें होती हैं, पत्ते होते हैं, वो सब इकट्ठे जड़ से धान को काटा जाता है। केवल उसके जो बीज है वो निकाल लिए जाते हैं, बाकी का शेष भाग जो रहता है वो गायों के खाने के काम आता है। तो उसको गांव में क्या करते हैं, उसको एक बहुत बड़े एक कवर सा बनाते हैं और उसके अंदर भर देते हैं और उसके बाद उस ऊपर से गद्दा बिछा देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुलायम हो जाता है सोने के लिए। तो धान के पुआल का गोदरा उसी को कहा जाता है। बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हांडियों में सजोकर रख देंगी। कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्रित कर देंगी। अब लेखिका कहती है कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यानी कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। यह मैंने भक्तन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया। भक्तन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बना ली और भक्तन उसी समय आई और उसने अपने चेहरे पर, जैसे होता है ना कि हमें कुछ बताना है,
किसी को हमें कुछ बताना है, कोई राज बताना है, कोई खास बात बतानी है, तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही यहाँ पर लेखिका कह रही है कि उसने अपने फेस पर एक परम रहस्य का उद्घाटन, जैसे सरप्राइज मिलने वाला होता है ना, सरप्राइज, तो बिल्कुल हम कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल हम बोलते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो उसने ऐसी रहस्य उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपले मुंह में मेरे कान के पास लाकर हौले से बताया, उसके पास 5 बीसी 5 रुपया गड़ा हुआ रखा है। तो उसने बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ है, उसी से वह सब प्रबंध करेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यह लौट जाएगी। तो लेखिका यहाँ पर क्या कहती है कि वो कहती थी कि मैं आपके लिए सारे प्रबंध कर दूंगी, आपके रहने का प्रबंध, आपके खाने का प्रबंध, आपके सोने का प्रबंध, आपके कपड़ों का प्रबंध, और साथ ही वो कहती है कि जैसे अलग तरह का वो मुंह बना लेती है। और जब भक्तन लेखिका कहती है कि उसके पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, तो वो बोलती है मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ है। तो उस समय पर 5 बीसी और 5 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और वो कहती हैं कि वो सारे प्रबंध कर लेंगी, वो सारी व्यवस्था कर लेंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर नहीं आई है, जब सब ठीक हो जाएगा फिर यहीं लौट आएंगे। भक्तन की कंजूसी के प्राण पूंजी भूत होते होते पर्वताकार बन गए। यानी कि भक्तिन की कंजूसी के जो प्राण थे वो पूंजीभूत होते होते पर्वताकार हो चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि परंतु इस उदारता के, यानी कि जो उदारता उन्होंने दिखाई थी, उस उदारता का जो ये डायनामाइट था उसने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने रुपए का कोई महत्व नहीं, यानी कि इतने रुपए का कोई महत्व नहीं है, ये बहुत कम है, इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचाता है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि भक्तन को लगता है कि ये जो 5 रुपए है और ये जो बीसी है ये बहुत ज्यादा है। तो लेकिन लेखिका ने जब इस बात को बताया कि इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु यदि मेरे प्रति भक्तिन का अनुराग है और इतना प्रख्यात ही हो चुका है तो मेरे के लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचता है। भक्तन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं होता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके। तो लेखिका यहाँ पर कहती हैं कि ऐसा कोई सेवक नहीं होता जो ना चाहते हुए भी सेवक को अपनी सेवा से हटा सके, और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कोई ऐसा स्वामी भी नहीं होता, कोई ऐसा सेवक भी नहीं होता जो स्वामी के चले जाने से आदेश पाकर अवज्ञा पर हंस देता है। भक्तन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम के तो यहाँ पर कहा गया है कि भक्तन को नौकर कहना, क्योंकि भक्तन सेविका है और उनको नौकर कहना बिल्कुल असंगत लगता है, क्योंकि
जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम के सेवक को मानते हैं। वे जिस प्रकार अस्तित्व रखते हैं, अर्थात जिसे सतर्कता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तन का स्वयं व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। तो लेखिका कहती है कि वे इस प्रकार का एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं। उसी प्रकार भक्तन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। परिवार की परिस्थितियों के कारण जो विषमताएं उत्पन्न हो गई थी। देखिए, अब जो भक्तन थी वो घर छोड़कर आ चुकी थी, तो वो कहती है कि परिवार की विषमताएं, परिवार में बहुत सारी विषमताएं आ गई थी और उनके भीतर एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रही। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उनमें जीवन की सहज मार्मिकता को ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में देखिए यहाँ पे क्या कहती है लेखिका, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विशेषताएं उत्पन्न हुई वो यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। तो लेखिका क्या कहती है कि मैं बाहर निकलते ही सब मेरे लिए कोई भी चीज होती है, मैं बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाते हैं और भीतर आते ही यथास्थान यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, लेखिका कहती है कि इन्हें आने में रुकावट ना हो, इसी से भक्तन अपने 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। यानी कि यहाँ पे कहती है कि इनके लिए भक्तन क्या करती है, अपना जो 2 टाइम का जो खाना होता है वो सुबेरे ही बना लेती है और फिर इसको बनाए हुए खाने को ऊपर के माले में रख देती है। आगे कहते हैं और खाते समय क्योंकि जो खाना होता है, जब खाना बन जाता है तो उसके बाद चौका जूठा होता है, पर उसके यहाँ पर लेखिका कहती है कि पर जब क्या हुआ कि भक्तन अपने 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी और खाते समय चौके का एक कोना धोकर छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती थी। आगे कहते हैं मेरे परिचित, अब लेखिका अपने बारे में कहती है, मेरे परिचित और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तन विशेष परिचित है। उनके स्वभाव, भक्तिन और सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि जिस तरह का मान, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की एक तरह से उनको वो बिल्कुल भी सेवक नहीं मानती, अपना परिवार का सदस्य मानती है, तो जिस तरह से ये प्रीति यानी कि प्रेम के सम्मान की जो मात्रा है वो निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित है। इस संबंध में भक्तन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। इस टाइम पे लेखक कहते हैं कि इस टाइम पे भक्तन की जो बुद्धि है वो विस्मित करने वाली है। विस्मित का अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित करने वाली है। आगे क्या कहते हैं, वह किसी को आकर प्रकार और वेशभूषा से स्मरण कराती हैं और किसी का नाम के अपभ्रंश द्वारा, देखिए क्या यहाँ पर कहा है कि वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है। यानी कि अगर किसी को देख लेगी तो रोज अगर उसको देखेगी तो उसके आकार से, उसकी वेशभूषा से उसे पहचान जाएंगी और किसी न किसी का नाम अपभ्रंश के रूप में आ जाता है।
कविता और कवि के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। देखिए, केवल ज्ञान बढ़ा है, कैसे कॉपियों को रखनी चाहिए, कैसे किताबों को रखनी चाहिए, कौन सी किताबें हैं, कौन उपन्यास है, कौन आपके यहाँ पर जो और बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, किसी लंबे बाल और अस्त व्यस्त, किसी लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित्त लिखे जानत, और तुरंत ही उस अवज्ञा प्रकट हो जाती। क्या कहती वो, जब किसी के लंबे बालों को देखती, अस्त व्यस्त बालों को देखती, तो कहती, काक ओहू कवित्त लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब ऊ कुछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। तो तब तुरंत उसे ही अवज्ञा प्रकट हो जाती है, यानी कि अवज्ञा आती है कि तब ऊ कुछे करत धरे है ना, बस गली गली गावत है। तो वो कहती है कुछ करते धरते तो नहीं है, बस गली गली में गाते फिरते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है, सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, विद्यार्थी वर्ग से भी कई बार कई बच्चे जो है कारागार में डाल दिए जाते हैं, फिर उन्हें रखा जाता है बाल सुधार गृह। तो क्या कहा जाता है कि तब उस समाचार को व्यथित भक्तन बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा, तोन रहा अब परलय होई जाए, उनक माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से कहती, लोग साधारण व्यक्ति लेकर, बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब तक सबके सामने प्रति भक्तन की सहानुभूति एक रस नहीं की। भक्तन के संस्कार ऐसे हैं, जो भक्तन है उनके संस्कार ऐसे हैं कि कारागार से वो बहुत ज्यादा डरती है। भक्तन के संस्कार ऐसे हैं कि वो कारागार यानी कि जेल से बहुत ज्यादा डरती है, जैसे यमलोक से, यानी कि ऐसे डर रही हो जैसे यमलोक से डरते हैं। ऊंची दीवारें देखते हैं, वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध न पा चुकी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना को बता कर चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व है मेरे साथ का ठहरता। चुपचाप मुझे पूछने लगती कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर लेती है, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित होना पड़ा। क्या क्या सामान बांध लेती है, जिससे मुझे किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी के साथ अवश्य जाना, किसी के साथ यात्रा में अवश्य जाने का अधिकार नहीं है। यह अविश्वास कि भक्तन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे विचार की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि अपने साथ न जाने जा सकने की संभावना को, इतना बड़ा संभावना को जाने की, जो अपने साथ न जा सकने की जो संभावना है, उससे वो अपमानित थी। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक अंधेर हो सकता है, जहाँ मालिक नौकर को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय जो भक्तन के बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की भी माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तन का तो यह बिना लड़े काम नहीं चलेगा। ऐसे विषय प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा पहुँचेगा जिसमें न धोती, न साफ करने का अवकाश, न सामान बांधने का, न भक्तन को रुकने का अधिकार था, तो न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों तक यह देहातिन वृद्धा थी लक्ष्मण, वो
उसकी डेथ हो गई। और देहातन जो एक तरह से क्या था कि अंतिम क्षणों में देहातन वृद्धा अब क्या करेगी, मैं क्या करूंगी, भक्तन की कहानी अधूरी है पर मैं उसे खोकर भी इसे पूरी करना नहीं चाहती। यानी कि एक तरह से वो अब बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुकी है, मृत्यु के करीब है, लेकिन लेखिका कहती है कि वृद्धा क्या करेगी, यानी कि अब ये वृद्धा कुछ काम नहीं कर सकती, ये मृत्यु के करीब है, बिल्कुल बहुत ज्यादा अभी तक उसने उसको संभाला है, लेकिन लेखिका कहती है कि भक्तन की कहानी अभी अधूरी है, पर उसे पाकर, उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यानी कि मैं, लेखिका कहती हैं कि भले ही इसके कारण मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे गुणों के साथ अवगुण भी इसमें है जो मुझे यहाँ पर सहन करने पड़ते हैं, लेकिन आज जब वो इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसकी मृत्यु करीब है, तो वो कहती है कि मैं भक्तन की इस कहानी, अधूरी कहानी को पूरा नहीं करना चाहती, मैं उसे खोकर इसे पूरी नहीं करना चाहती। चैप्टर कंप्लीट हमारा यहाँ पर हो चुका है। भक्तन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। और मेन चीज इस चैप्टर में ये है कि यहाँ पर भगवती जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने भक्तन के जीवन को बहुत ही ज्यादा एक तरह से सिंपल, जो सामान्य जो ग्रामीण जगह है उसमें से ये दृश्य दिखाया है, और खास तौर पे ऐसा जहाँ पर परिवार के लोग क्या हो, आपस में मिलजुल कर ना रहते हो। तो देखिए पहला प्रश्न है, भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? फटाफट कोशिश कीजिए उत्तर देने की। भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? देखिए जो भक्तन थी वो अपना वास्तविक नाम इसीलिए लोगों से छुपाती थी क्योंकि, और देखिए ये नाम भक्तन को किसने दिया और क्यों? तो ये नाम दिया भक्तन को जो उनकी मालकिन यानी कि महादेवी वर्मा जी ने। और यहाँ पर कहती हैं कि महादेवी वर्मा जी ने उनको ये नाम दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि जब वो शुरुआत में वहां पर आई थी तो उनकी जो एक तरह से वेशभूषा थी, उनका जो रहन सहन, पूजा पाठ, किताबें पढ़ना, वो सारी चीजें उन्हें एक भक्तन के रूप में लेकर आ गई। और उन्होंने अपने पिता के सामने उन्होंने अपना दम, जो भक्तन थी, उन्होंने अपने पिता के ही, जब वो गांव चली गई या लेखिका के साथ, तो उनको बहुत सारे जो लोग थे वो क्योंकि जो लक्ष्मी जो नाम होता है वो क्या होता है? समृद्धि का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, धन का प्रतीक होता है। लेकिन भक्तन का जो आपने पूरे गांव की स्थिति देखी, उनके पिताजी के बारे में देखा, उनकी ससुरालियों के बारे में देखा, उनके अपनी बेटियों के बारे में देखा, तो अभी तक हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भक्तन के जीवन में सुख है। तो इसीलिए लेखिका ने ना तो उसके नाम के पीछे गई और ना ही नाम का कुछ उत्तर निकाला। बस लेखिका ने यहाँ पर भक्तन को बिल्कुल भक्तन को वो के गले में, जब वो आई, उनके गले में जो कंठी की माला थी और जो साड़ी पहनी हुई थी, उसे देखकर उन्होंने उनका नाम भक्तन रख दिया। अगला प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तन पुत्री महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा उपेक्षा का शिकार बनी रहती थी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी था, हमने 3 से 4 दिनों में चैप्टर को कंप्लीट किया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में भी आ गया होगा। तो जो दूसरा प्रश्न है उसको, चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ें और उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करें। भक्तन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें भी दुर्गुणों का अभाव है। दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ऐसा क्यों कहती है? देखिए भक्तन में कई ऐसी आदतें हैं, जैसे कि अगर उन्हें कुछ कह दो तो वो कहती है कि ये घर मेरा भी तो है,
ये घर मेरा भी तो है, तो वो उस घर में चूल्हा चौका करना, बाकी के घर के काम करना उसको बहुत अच्छा लगता था। और दूसरा कि वो कई बार जब यहाँ पर जो जो एक तरह से उन्होंने कई बार ऐसे झूठ भी बोले जो कि कैसे थे कि लेखिका इधर उधर क्या करती थी, पैसे रख दिया करती थी और जिसको वो उठाकर या तो संभाल देती थी या फिर यूज कर लेती थी। तो जब वो उन्हें संभालती थी तो वो कहती थी अपने घर में कैसी चोरी, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी। तो वो ऐसी चीजें क्या करती थी, जब छुपा देती थी। तो इस कारण लेखिका कहती है कि भक्तन बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें कई दुर्गुण भी है, कई दुर्गुणों का अभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्तन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। जो शास्त्र के प्रश्न को सुविधा के अनुसार, तो इसको आप लिखकर लाएंगे। अगला प्रश्न है, भक्तन के आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तन जब आई तो उसके बाद महादेवी अधिक देहातन इसलिए हो गई क्योंकि महादेवी ने उनको ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के भोजन बनाना, खाना सब कुछ सिखा दिया था। और लेकिन जो भक्तन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नया रास्ता निकाल लिया इस तरह से और अपनी तरीके से वो सारे काम करने लगी। तो जैसे कि उन्होंने लेखिका से बहुत सारे खाने की चीजों के बारे में पूछा तो वो खिलाती भी है और खुद भी खाती है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो लेखिका ने कभी भी अपने जीवन में नहीं की थी वो भक्तन से उन्होंने सीख ली थी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि मैं उनसे भी ज्यादा बड़ी देहातन हो गई हूँ। तो बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है भक्तन, यानी कि हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है भक्तन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और 3 से 4 से सेशन हमें इसको कंप्लीट करने में लग गए हैं। लेकिन पाठ मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर शेष रहते हैं तो जिन्हें आप घर पर स्वयं से लिख सकते हैं अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।